हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग के सिलेबस में एक और इम्पॉर्टेंट जो एसेइस्ट हैं हमारे पास में वो है रिचर्ड स्टील। इनका हम एक सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें इनका इंट्रोडक्शन और इसके अलावा इनका जो वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है तो हमने इसकी भी बात कर ली है, इसके इंट्रोडक्शन और समरी को भी देख लिया है। और जो ये 6 कैरेक्टर हैं इनकी भी बात कर ली है। इन्हीं 6 कैरेक्टर्स को जो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग भाग से या पार्ट से आते हैं, यानी पूरी सोसाइटी को इन्होंने कोशिश करी है कि पूरी सोसाइटी को इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमारे सामने पेश कर दें। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसके अलावा देखिए सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की बात कर ली थी अपन ने और क्वेश्चन नंबर पहला भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से आज शुरू करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, आप मेंस का फॉर्म भरने को या शायद आपने भर भी दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं भरा है तो थोड़ा सावधानी से भरिए, है ना। अगर आपकी डिग्री या आपका निवास या आपका अच्छा निवास और जाति की बात कर लेते हैं पहले, कि जिनको भी निवास और जाति की ज़रूरत है वो जो भी उनके पास है, अगर डिजिटल वाला है तो वो कोशिश करेंगे ख़ुद अपने से चेक कर लें पहले यूपी की वेबसाइट में जा कर के कि वो शो हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो बेफिक्र होकर के उसको लगा दीजिए। वो कितने साल पुराना है कब का है फिर उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर शो नहीं हो रहा है और वो चाहे आपने अभी 2025 में ही बनवाया हो तब भी वो बेमतलब है, डिजिटल वाला है अगर। और अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोफार्मा उसमें दिया गया उसमें बनवा के आप वो अपलोड करेंगे और भेजेंगे तो फिर वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है फॉर्म को भरने में। फॉर्म लेंदी है ये बात मानी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि जो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। आराम से जाइए किसी ऑनलाइन वाले के पास और फॉर्म को अपने सामने बैठ करके फिल कराइए। सभी मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट, उनके मार्क्स, परसेंटेज, वो सब भरना है आपको। आपका 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक फिल करना है, फिर उसके बाद बीएड भी, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके उसको भी फिल करना है। और जिसमें मान लीजिए मार्किंग नहीं है यानी मार्क्स नहीं दिए, ग्रेड है, तो ऑप्शन आप वो वहाँ पर ग्रेड वाला चूज़ कर लेंगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको भरने में। आराम से भरिए बिना टेंशन के और तैयारी मत छोड़िए कि टेंशन में पढ़ नहीं रहे हैं, बस फॉर्म को सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा गलती भारी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कमेंट कीजिए ऑन स्टील्स प्रोज स्टाइल पर स्टील की उनके एसेज में जो उन्होंने यूज़ करी है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एडिसन से ये कैसे अलग है। ये देखिए दोनों जो ये लोग हैं, टॉमस एडिसन हो या रिचर्ड स्टील हो, दोनों हमारे सिलेबस में हैं। दोनों एसेइस्ट हैं, दोनों टाटलर से स्पेक्टेटर से संबंधित हैं, तो इस तरह का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से देखेंगे इसको। स्टील्स प्रोज स्टाइल इज डिस्टिंग्विश्ड बाई नेचुरलनेस। स्टील की जो प्रोज स्टाइल है ना वो डिस्टिंग्विश है, थोड़ी अलग दिखाई देती है बाई नेचुरलनेस, प्राकृतिक रूप से। यानी वो जो लिखते हैं तो लगता है कि नेचुरल ही इन्होंने लिखा है, कुछ इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है। स्पॉन्टेनिटी, उसमें आपको एक फ्लो दिखाई देगा। एंड वार्मथ, कॉन्टीन्यूटी भी कह सकते हैं, वार्मथ दिखाई देगी। विनम्रता दिखाई देगी, यानी हार्श सटायर या आयरनी का यूज़ नहीं करते हैं। ही रोट नॉट फॉर स्कॉलर्स, वो स्कॉलर के लिए तो नहीं लिखते हैं, ये बात क्लियर है, बट फॉर द कॉमन रीडर, आम पढ़ने वालों के लिए लिखते हैं। चूज़ करते हुए अ प्लेन, एक बिल्कुल सपाट कम्युनिकेटिव स्टाइल, बातचीत करने वाली स्टाइल को। दैट अवॉइड पेडेंट्री, जो पेडेंट्री को अवॉइड करती है, यानी आम लोगों के लिए लिखते हैं और उसमें उसी तरह से सपाट और सीधी सादी सी स्टाइल का यूज़ करते हैं जो वार्तालाप से संबंधित होती है। हिज सेंटेंसेस फ्लो इजीली, उनके जो सेंटेंस है उनमें फ्लो है, वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं। ऑफन विद द फ्रेंडली एंड एमिएबल टोन ऑफ कन्वर्सेशन, और इनमें आप अगर देखेंगे तो कन्वर्सेशन की इसमें फ्रेंडली और एमिएबल टोन नज़र आएगी। एमिएबल मतलब सामंजस्यपूर्ण, जो सबके साथ में सामंजस्य बिठा ले। एज टैकरे नोटेड, स्टील्स स्टाइल वाज लाइक हिज लाइफ, स्टील की जो स्टाइल है उनकी ज़िंदगी की तरह है। फुल ऑफ फॉल्ट्स, जिसमें बड़ी गलतियां हैं। एंड केयरलेस ब्लंडर्स, और भारी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। येट दिस वेरी इनफॉर्मेलिटी, रुकिएगा, येट फिर भी दिस वेरी इनफॉर्मेलिटी मेड हिज राइटिंग लिवली एंड ह्यूमन। कहेंगे येट फिर भी दिस वेरी इनफॉर्मेलिटी जो है
जो उनका ये इनफॉर्मल होना है, मेड हिज राइटिंग, उनकी राइटिंग को बनाता है लिवली एंड ह्यूमन, जीवंत और मानवीय। अब एडिसन में आ जाइए। अच्छा, अभी और उसकी बात करेंगे। अनलाइक एडिसन, पॉलिश्ड एंड बैलेंस्ड मिडिल स्टाइल करेंगी। एडिसन्स करेंगे। जो एडिसन है हमारे, वो क्या करते थे, पॉलिश्ड लैंग्वेज, बैलेंस्ड लैंग्वेज, मिडिल स्टाइल का यूज़ करते थे। ठीक है, ये अब इसी के लिए प्रसिद्ध ही है ये। स्टील्स प्रोज वाज मोर इम्पल्सिव एंड पैशनेट, स्टील की जो प्रोज है वो ज़्यादा उत्तेजना से भरी है, एंड पैशनेट, और जुनूनी है, उसमें आपको पैशन देखने को मिलेगा। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, इन द कावर्ली हाउस होल्ड, कावर्ली हाउस होल्ड में स्टील राइट्स, स्टील लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द जनरल करप्शन ऑफ मैनर्स इन सर्वेंट्स, द जनरल करप्शन, एक साथ जनरल मतलब पाया, हर जगह पाया जाने वाला, करप्शन भ्रष्टाचार, ऑफ मैनर्स व्यवहार में, इन सर्वेंट्स नौकरों में, इज ओइंग टू द कंडक्ट ऑफ मास्टर्स, ये इसलिए है क्योंकि मास्टर भी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। कहेंगे क्योंकि मास्टर भ्रष्ट हैं इसलिए हम जनरली देखते हैं कि सारे सर्वेंट भी भ्रष्ट हैं, मक्कार हैं, उनका मैनर, उनके बिहेवियर जो है पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। द डायरेक्टनेस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की जो डायरेक्टनेस है ना, जो प्रत्यक्षता है, मतलब घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट बोला कि क्या रीज़न है इसके पीछे। रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है हिज टेंडेंसी टू आर्ग्यू प्लेनली फ्रॉम लाइफ, ये उनकी एक ऐसी टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करती है जो कि प्लेन आर्ग्यू, बहस करती, प्लेनली, सीधे तौर पर, कोई घुमाना फिराना नहीं, नो बीट अबाउट द बुश, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में। करें कि एक जगह जो ये कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि जगह जगह जो नौकर हैं उनके मैनर, उनके बिहेवियर जो है वो करप्ट हो चुके हैं, तो उसका रीज़न कोई और नहीं है बल्कि जो उनके मास्टर, जो उनके मालिक हैं, वो उनका रीज़न है। तो करें कि ये जो इनकी प्लेननेस है ना, मतलब घुमाना फिराना नहीं, बात को डायरेक्ट कह देना, ये उनकी आर्ग्यू रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है इस टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति को, उनकी स्टाइल को, टू आर्ग्यू, कि वो बहस करते हैं डायरेक्ट, प्लेनली, डायरेक्टली, फॉर लाइफ, फ्रॉम लाइफ, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी। रादर देन क्लोक मीनिंग इन आयरनी और सटल ह्यूमर, रादर देन क्लॉक, क्लॉक मतलब ढकी हुई, क्लॉक जानते हैं ना आप, ऊपर जैसे मान लीजिए आपने पहले कोट पैंट पहना, फिर उसके ऊपर एक लंबा सा ओवरकोट पहन लिया, उसी को क्लॉक बोलते हैं। और क्लॉक का यूज़ अक्सर जो है आपके आप प्लेस और ड्रामाज को देखेंगे तो उसमें जो क्लाउन होते हैं ना वो पहनते हैं अक्सर, वैसे तो लगभग उस मिडिल एजेस में बहुत इसका यूज़ होता था। तो क्लोक मीनिंग का मतलब होता है ढका हुआ, मतलब ढका छिपा, मतलब वो यूज़ ही नहीं करते थे, कहते हैं। न तो वो आयरनी का यूज़ करते थे कि नहीं वो आयरनी करके घुमा फिरा के कहें, कई बार वो डायरेक्ट भी अपनी बात को कह देते थे। स्टील्स स्टाइल इज ऑल्सो मार्क्ड बाई पैथोज एंड टेंडरनेस, स्टील की जो स्टाइल है वो पैथोज से और टेंडरनेस से भी मार्क है, यानी उसमें ये दोनों भी पाए जाते हैं। हिज एसेज ऑफ एन अपील टू द इमोशंस, उनके जो एसे हैं वो इमोशन से ज़्यादा अपील करते हैं, रादर दैन द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब आपकी बुद्धिमानी से, यानी उनके एसेज में आपको दिल वाली अपील मिलेगी, दिमाग वाली अपील नहीं मिलेगी, जो आपके दिल में असर करेगी ना कि दिमाग में। क्रिटिक्स नोट दैट, क्रिटिक्स ये नोट करते हैं कि हिज ह्यूमर इज़ ब्रॉडर एंड मोर ह्यूमैन, उनका जो ह्यूमर है ना वो ज़्यादा विस्तृत है और ह्यूमैन, मानवीय है, बहुत ज़्यादा फूहड़ नहीं है। समटाइम्स टिंज्ड विथ सेंटिमेंटेलिटी, और कभी कभी इसे सेंटिमेंटेलिटी में भी टिंज करके दिखाया जाता है, यानी उसमें मौजूद रहता है। एज वेन ही हाईलाइट्स, जबकि वो हाईलाइट करते हैं सर रॉजर्स जेनरोसिटी, सर रॉजर की उदारता को, टू हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों के प्रति। दिस मेड स्टील्स राइटिंग रीजनेट, क्योंकि ये जो बात है कि उनकी जो ह्यूमर है वो ब्रॉड है और उसमें ह्यूमेन है, मानवीय है, और सेंटिमेंटलिटी में ये टिंज कर देते हैं इसको, और इस उदारता को इन्होंने, जो सर रॉजर की उदारता को दिखाया है ना अपने सर्वेंट्स के प्रति, ये बात तो बताती है कि स्टील जो है रीजनेट डीपली विथ मिडिल क्लास रीडर्स, की जो स्टील हैं उनके निशाने पे अक्सर मिडिल क्लास के रीडर ही रहते हैं। ऑफ कॉफ़ी हाउसेस, जो कॉफ़ी हाउस में बैठने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा टर्म है, इसको आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी हाउस कल्चर, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे क्लियर हो जाएंगी।
एक बार पढ़िएगा ज़रूर। हु प्रेफर्ड क्लैरिटी एंड वार्मथ ओवर टेक्निकल एलिगेंस, ये वो लोग थे जो प्रेफर करते थे क्लैरिटी को एंड वार्मथ और वार्मनेस को यानी विनम्रता को ओवर टेक्निकल एलिगेंस भावहीन वैभव की अपेक्षा। यानी जो मिडिल क्लास के लोग थे वो थोड़ा सा भावनाओं में जीना पसंद करते थे। भाई होता है ना कि इंसान है तो इंसान का दर्द, इंसान के दर्द को समझे, दुख में और सुख में साथ रहे, एक दूसरे के दुखों को सुखों को बांटे। अच्छा, वाइल एडिसन, जबकि एडिसन में आप देखेंगे तो सरपास्ड हिम इन रिफाइनमेंट एंड एलिगेंस, सरपास्ड हिम इन रिफाइनमेंट, वो रिफाइनमेंट में आगे निकल जाते हैं, एलिगेंस में भी। स्टील एक्सील्ड इन फोर्सफुलनेस, जबकि जो स्टील हैं वो एक्सेल करते हैं किसमें, फोर्सफुलनेस में, सिंपैथी में एंड इमोशनल अपील, और इमोशनल अपील में, मतलब वो भाव, विनम्रता, दया, सहानुभूति, इन सब को दिखाते हैं पूरी पावर के साथ में। जबकि जो स्टील है उससे थोड़ा सा अलग नज़र आते हैं। हिज प्रोज वाज लूसिड, उनकी जो प्रोज है ना बड़ी लूसिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अपन ने बात करी अभी, एंड हाईली कम्युनिकेटिव, और पूरी तरह से कम्युनिकेटिव है। क्वालिटीज़ दैट हेल्प्ड हिम, यही वो गुण हैं जो उनकी मदद करते हैं पॉपुलराइज फिलॉसफी, दर्शन को प्रसिद्ध बनाने में, एंड मोरालिटी, और नैतिकता को प्रसिद्ध बनाने में, एमंग ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों में। कह रहे हैं उनकी जो ये स्टाइल है ना कि उनमें फोर्सफुलनेस का यूज़ करते हैं किसमें, सिंपैथी को दिखाने में, इमोशनल अपील करने में, और जो उनके लिखने का तरीका है बड़ा लूसिड, बड़ा रसीला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, डायरेक्ट बात करना पसंद करते हैं, और हाईली कम्युनिकेटिव भी है, लगेगा कि आपको आप ही से बात कर रहे हैं जब आप उनके वर्क को पढ़ेंगे तो ये जो गुण हैं ये मदद करते हैं उनकी फिलॉसफी को और मोरालिटी को आम लोगों तक पहुंचाने में, उसको समझने समझाने में, उसको ग्रहण करने। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहें, स्टील्स प्रोज स्टाइल में लैक एडिसन्स परफेक्शन, करें स्टील की प्रोज स्टाइल एडिसन के परफेक्शन को शायद मिस करती है, बट लेकिन इट हैज़ अ हार्ट फेल्ट इमीडिएसी, लेकिन इसमें एक दिल को महसूस होने वाली भावना तो ज़रूर है, दैट मेक्स हिम, जो उन्हें बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंगेजिंग एसेइस्ट, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग एसेइस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के। यानी ये अच्छी बात कही उन्होंने कि एडिसन का परफेक्शन शायद स्टील में नहीं दिखता है, लेकिन ये जिस तरह से लिखते हैं ना, जो शब्द यूज़ करते हैं, जिस तरह का इनके सेंटेंसेस में फ्लो होता है, तो और उन शब्दों के द्वारा जिस तरह के हाव भाव प्रकट करते हैं ना, तो वो सीधे हमारे दिलों पर वार करता है, हमें हमारी गलतियाँ दिखाता है, हमें नैतिकता सिखाता है, हमें विनम्र होना बताता है, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहने को बताता है। तो ये चीज़ें स्टील में पाई जाती है, और यही चीज़ें उनको जो है किनसे, एडिसन से अलग करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टर स्केच में आ गए हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच, एक कैरेक्टर स्केच लिख दीजिए ऑफ सर रॉजर डी कवर्ले एज प्रेजेंटेड इन स्पेक्टेटर क्लब। चलिए देखते हैं। सर रॉजर डी कवर्ले, दोनों में एडिसन ने भी इनको लिखा है, स्टील ने भी लिखा है, ठीक है। सर रॉजर एट होम में आप देखेंगे, और विल विम्बल में जो कि एडिसन के वर्क हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी सर रॉजर मिलेंगे और इसमें भी है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, दोनों तैयार हो जाएंगे। इन द स्पेक्टेटर क्लब स्टील इंट्रोड्यूसेस सर रॉजर डी कवर्ले, सर रॉजर डी कवर्ले को स्टील इंट्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट मेमोरेबल फिगर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का यानी स्पेक्टेटर क्लब का सबसे मेमोरेबल, सबसे प्यारा कैरेक्टर है। सर रॉजर इज़ अ बैरोनेट ऑफ वॉर्सेस्टर शायर, ये वॉर्सेस्टर शायर के बैरन हैं। डिसेंडेड फ्रॉम एन एंशियंट फैमिली, बड़े प्राचीन परिवार से आते हैं। एंड अ मैन ऑफ सिंगुलर बिहेवियर, और एक जैसे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, मतलब दोहरा व्यवहार नहीं है इनके अंदर, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। हिज इसेंट्रिसिटीज, उनका सनकीपन, हाउ एवर आर नॉट ऑफेंसिव, वो सनकी हैं लेकिन कभी ऑफेंसिव नहीं होते हैं किसी के प्रति, बट स्प्रिंग फ्रॉम हिज गुड सेंस एंड आर कंट्रोडक्शन टू द मैनर्स ऑफ द वर्ल्ड, करेंगे आर नॉट ऑफेंसिव, इनका जो सेंट्रिसिटीज़ हैं, जो सनकीपन है वो ऑफेंसिव नहीं है, बट स्प्रिंग फ्रॉम हिज गुड सेंसेस, बट स्प्रिंग फ्रॉम, बल्कि ये स्प्रिंग करता है, स्प्रिंग फ्रॉम
उनके अच्छे सेंस से निकल करके बाहर आता है। एंड आर कंट्राडिक्शंस, और इनके जो गुण हैं ये कंट्राडिक्टरी हैं टू द मैनर्स ऑफ द वर्ल्ड, उस समकालीन दुनिया के मैनर्स व्यवहार से। ओनली एज ही थिंक्स द वर्ल्ड इज इन द रॉन्ग, क्योंकि वही सिर्फ सोचते हैं कि दुनिया जो है वो गलत कर रही है। मतलब जिस तरह का ये व्यवहार करते हैं अपने नौकरों के साथ में, अपने डिपेंडेंट के साथ में, वैसा व्यवहार नहीं मिलता है उस वक्त में, तो इसलिए ये कहते भी हैं, या इनका जो ये मैनर है कंट्राडिक्टरी दिखाई देता है। अ की एपिसोड शेपिंग हिज लाइफ वॉज हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव। ये की एपिसोड जो है ना, एक की इवेंट कह दीजिए, जो कि जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। शेपिंग हिज लाइफ वॉज हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव, उनका डिसअपॉइंटमेंट था किसमें, प्यार में। ए परवर्स ब्यूटीफुल विडो, करें कि एक विडो को यानी विधवा को उन्होंने प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया था। दिस रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन है ना, टर्न्ड अ वंस फैशनेबल गैलेंट इनटू अ चीयरफुल बट केयरलेस बैचलर। करें कि इस रिजेक्शन ने एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी फैशनेबल गैलेंट हुआ करता था, उसने उसको एक चीयरफुल खुश रहने वाले बट केयरलेस, लेकिन अब चिंता मुक्त एक बैचलर में बदल दिया है। उसके बाद उन्होंने शादी ही नहीं करी फिर पूरी ज़िंदगी, ये कहने का मतलब है। और अपने समय में जवानी में बड़े रंगबाज थे, है ना, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो फिर उन्होंने सब छोड़ दिया और बस अपने परिवार को यानी ये नौकरों में और परिवार में घुल मिल कर हंस बोल कर रहना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे। ही इज वियर्स, ही स्टिल वियर्स, सॉरी, वो अभी भी पहनते हैं ए कोट एंड अ डाउलेट ऑफ द सेम कट दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स। करेंगे जब वो प्यार में पड़े थे ना, उस टाइम जो कोट का और डाउलेट का जो फैशन था वो आज भी वही पहनते हैं। बढ़िया बात है। सच डिटेल्स रिवील हिज सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, ऐसी डिटेल्स उनकी सिंप्लिसिटी को और उनकी ह्यूमिलिटी को व्यक्त करती हैं। डिस्पाइट हिज ऑडिटीज़, उनकी ऑडिटीज़ को अगर आप छोड़ दीजिए ना, तो सर रॉजर इज़ लव्ड बाय एवरीवन, सर रॉजर को हर कोई पसंद करता है। हिज टीनेंट्स प्रॉस्पर, हिज सर्वेंट्स आर सेटिस्फाइड, उनके जो टीनेंट्स हैं वो समृद्ध हैं, मतलब ठीक ठाक अमीर हैं, यानी वो उनसे नाजायज़ वसूली नहीं करते हैं कि ये टैक्स दो, वो पैसा दो, ये पैसा दो, ये मतलब है। हिज सर्वेंट्स आर सेटिस्फाइड, उनके नौकर बिल्कुल संतुष्ट हैं, उनसे खुश रहते हैं। एंड ऑल द यंग वुमेन प्रोफेस लव टू हिम, और जितनी भी लड़कियां वहाँ आपको मिलेंगी ना उनके वॉरसेस्टर शायर में, वो सब उनके प्रति अपने लव को प्रोफेस स्वीकार करती हैं। एंड द यंग मैन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, और जो नवयुवक हैं उनकी कंपनी को पा करके बड़े खुश हो जाते हैं। हिज ह्यूमेन एंड जोवियल नेचर, उनका जो ह्यूमेन मानवीय और जोवियल हसमुख जो नेचर है ना, स्वभाव है, मेक्स हिम रादर बिलवेड, उन्हें ज़्यादा प्यारा बनाता है। दैन स्टीम्ड, सम्मान से, यानी सम्मान करने से अधिक, यानी कोई डर की वजह से उनको सम्मानित नहीं किया जाता है, बल्कि उनका व्यवहार जो है हर एक के साथ में घुल मिल जाते हैं, हर एक के साथ खुश मिजाजी से पेश आते हैं, ये सब चीज़। ही ऑल्सो सर्व्स एज अ जस्टिस ऑफ द कोरम, वो कोरम के जस्टिस के तौर पर भी काम करते हैं। डिस्प्लेइंग साउंड जजमेंट, और अच्छा निर्णय, एक न्याय से भरा हुआ निर्णय देते हैं। एज वेन ही गेंड अप्लाउज फॉर एक्सप्लेनिंग द गेम एक्ट, और ये बात उस समय आप देख सकते हैं जब ही गेंड अप्लाउज, उन्हें बड़ी प्रशंसा और तारीफ़ें मिली फॉर एक्सप्लेनिंग, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया गेम एक्ट को कि गेम एक्ट में क्या नियम है, कैसे लगते हैं। तो सर रॉजर के कैरेक्टर के द्वारा स्टील जो है स्केच प्रदान करते हैं हमें द आइडियल कंट्री जेंटलमैन, एक आदर्श कंट्री गांव के सज्जन का। वार्म हार्टेड, बड़ा दयालु हैं, जस्ट न्यायी हैं, ह्यूमरस हंसमुख हैं, एंड बेनिवोलेंट, और उदार भी हैं। दो एडिसन लेटर डेवलप्ड द कैरेक्टर, यद्यपि बाद में एडिसन ने कैरेक्टर को डेवलप किया मोर फुली, और ज़्यादा अच्छे ढंग से। स्टील्स ओरिजिनल पोर्ट्रायल ऑलरेडी मेक्स सर रॉजर अ सिंबल, लेकिन आप देखेंगे तो स्टील का जो ओरिजिनल पोर्ट्रायल है ना, ऑलरेडी मेक्स सर रॉजर को बना देता है सिंबल, एक प्रतीक के, सिंबल ऑफ क्रिएशन, एक मिनट रुकिएगा, क्या है ऊपर, आ सिंबल क्रिएशंस ऑफ द स्पेक्टेटर पेपर्स, अच्छा ये सिंबल क्रिएशन,
मतलब जितनी भी क्रिएशन इन्होंने अपने स्पेक्टेटर पेपर में करी है ना, उनमें ये टॉप में रहते हैं। कौन? सर रॉजर। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टर स्केच हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए भाई। देखिए एक बार और, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए आज हम 3 तक ही रखेंगे, फिर अगले सेशन में इसकी बात करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तैयारी में लगे रहिए, चैनल पर विज़िट करिए। जितनी भी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है हमने एलटी ग्रेड मेंस के लिए, उनको सबको अच्छे से पढ़ते जाइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।